तो भाई अभी हम लोग बात करेंगे स्किन डिजीज जो कि होती है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से। तो हम लोग बात करेंगे स्किन डिजीज़ विच हैपन ड्यू टू न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। तो सबसे जो पहली डिजीज़ होती है उसको हम लोग बोलते हैं प्रेनोडर्मा। तो ये स्किन मैनिफेस्टेशन देता है अब प्रेनोडर्मा बेसिकली क्या होता है, इट अकर ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। ठीक है, तो ये बेसिकली विटामिन ए की डिफिशियंसी से या फिर इसेंशियल फैटी एसिड की डिफिशियंसीज होता है। इसेंशियल फैटी एसिड गाइस क्या होता है और नॉन इसेंशियल फैटी एसिड क्या होता है, जो हम लोग ने 12th में पढ़ा भी इसको। इसेंशियल फैटी एसिड वो होता है कि जिसको हमारी बॉडी नहीं बना सकती, जो हम बाहर से लेना पड़ता है हम लोग को, ठीक है। और नॉन इसेंशियल फैटी एसिड वो होता है जिसको हमारी बॉडी बना सकती है, ठीक है। तो ये होता है अपना इसेंशियल और नॉन इसेंशियल फैटी एसिड। तो प्रेनोडर्मा विटामिन ए की डिफिशियंसी की वजह से और इसेंशियल फैटी एसिड की डिफिशियंसी की वजह से होता है, ठीक है। उसके बाद गाइस बताऊँ इसका क्लिनिकल फीचर्स क्या होता है। तो बेसिकली ये फ्रिक्वेंटली चिल्ड्रेन में देखा जाता है। तो मेनली ये किस में देखा जाता है, चिल्ड्रेन में। जस्ट अ सेकेंड। तो मेनली चिल्ड्रेन में देखा जाता है और यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, स्मॉल सॉलिड रेज्ड बम्प ऑन द स्किन। तो अभी मैं इसको दिखाऊंगा, इमेज में दिखाऊंगा जब मैं ये पूरा करा दूंगा ना, 4-5 डिजीज है तो उसके बाद मैं दिखाऊंगा। तो सॉलिड फोलिकुलर पैप्यूल होते हैं, दैट मीन स्मॉल सॉलिड रेज्ड बम्प ऑन द स्किन। और ये जगह यूजुअली कहाँ पे दिखता है अपने को, एक्सटेंसर सरफेस ऑफ नी पे, एल्बो पे, ठीक है, सॉरी ये एल्बो है, एल्बो पे एंड बटर पे। तो इनके एक्सटेंसर सरफेस पे दिखता है अपने को, ठीक है। और इसके कॉजेज़ क्या हैं, कॉज है पुअर इनटेक ऑफ द फूड, मतलब जो फूड है वो हम लोग अच्छे से नहीं ले रहे हैं, कम फूड ले रहे हैं या फिर ऐसी फूड ले रहे हैं जिसमें न्यूट्रिएंट की कमी है, ठीक है। उसके बाद लैक ऑफ एपेटाइट, मतलब हमको भूख नहीं लग रही, हो सकता है कोई हमको जीआईटी मैनिफेस्टेशन वगैरह हो, ठीक है, या फिर कोई और क्रोनिक डिजीज़ है जिसकी वजह से हमको लैक ऑफ एपेटाइट है। या फिर हम लोग ईटिंग सेलेक्टेड आइटम ऑफ द फूड, मतलब हम लोग ऐसा फूड ले रहे हैं कि जिसमें वो विटामिन ए रिच नहीं है, वो फूड विटामिन ए रिच नहीं है। जैसे अपने को पता है कैरेट हो गया, ये सब क्या होते हैं, विटामिन ए रिच होते हैं ना। तो हम लोग ऐसा फूड ले रहे हैं जिसमें विटामिन ए रिच नहीं होता, तो सिलेक्टेड आइटम ही ले रहे हैं सिर्फ, ठीक है। तो वो उसकी वजह से विटामिन ए की डिफिशियंसी हो सकती है। मॉल एब्जॉर्प्शन हो सकता है ड्यू टू जीआईटी डिजीज़, ठीक है। तो जीआईटी की डिजीज़ में होता है तो मॉल एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन अफेक्टेड होता है, तो इसकी वजह से हो सकता है। क्रोनिक इलनेस तो मैंने आपको बता दिया। INS, अगर किसी को एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती है ना, जो कि आइसोनिकोटेनिक एसिड हाइड्रोजाइड जो ड्रग्स होती है, वो भी विटामिन ए के एब्जॉर्प्शन को क्या करती है, कम करती है। तो इसे भी विटामिन ए डिफिशियंसी करा सकता है। अगर किसी को टीबी है तो ड्रग लेता है तो वो करा सकती है उसके बाद। इसी के लिए हम लोग को हमेशा उसमें विटामिन B6 तो हम लोग देना ही है, पर अगर लगे कि ए है तो उसमें विटामिन ए हम लोग को फिर देना पड़ता है। उसके बाद जीआईटी पैरासाइट। तो गाइस अगर हम लोग को जीआईटी पैरासाइट्स हैं, मतलब ये जो जीआईटी ट्रैक है उसमें बहुत ज़्यादा पैरासाइट्स हैं जो कि मैनिफेस्टेशन कॉज कर रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, विटामिन ए के एब्जॉर्प्शन को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। इसी के लिए हम लोग को अल्बेंडाजोल वगैरह देना रहता है। अल्बेंडाजोल वगैरह हम लोग क्या देते हैं, दे देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो उसके बाद गाइज अपने को और भी सिम्टम देख सकते हैं, जैसे बाइटोट स्पॉट, जो कि हम लोग को पता है ना, जीरोसिस वगैरह होती है अपने आई में, ब्लाइंडनेस वगैरह होती है, और इसकी वजह से विटामिन ए की डिफिशियंसी की वजह से, ठीक है। तो बाइटोट स्पॉट भी अपने को देखने को मिलता है। बाइटोट स्पॉट बेसिकली क्या होता है, वाइट पैच ऑन इनर साइड ऑफ द कॉर्निया। तो ये होता है बाइटोट स्पॉट, तो ये अपने को देखने को मिलता है। अब इन्वेस्टिगेशन हम लोग क्या कराएंगे गाइस, सबसे पहले सीरम रेटिनॉल, सीरम विटामिन ए का लेवल हम लोग देख लेंगे। उसके बाद रूल आउट करेंगे जीआईटी पैरासाइट इन्फेक्शन तो नहीं है। तो हम लोग CBC में इओसिनोफिल क्या होता है ना, इओसिनोफिल अगर बढ़ा है तो ये तो एलर्जी को बताता है, ये बताता है इओसिनोफिल, पर पैरासाइट इन्फेक्शन को भी बताता है। तो पैरासाइट इन्फेक्शन होता है तो इओसिनोफिल का काउंट बढ़ जाता है उसमें। तो अगर कोई जीआईटी का अपने को लग रहा है तो एक्सरे एब्डोमेन, यूजी एब्डोमेन, स्टूल कल्चर, जैसे गाइस अपने को डायरिया या फिर डिसेंट्री, इसका सिम्टम्स अपने को दिख रहा है ना, तो ये भी हम लोग करा सकते हैं। सीटी एब्डोमेन भी हम लोग करा सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग कोई और डिजीज़ कर रहे हैं, जैसे सीलिएक डिजीज़ वगैरह कर रहे हैं, तो हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें हम लोग कोलोनोस्कोपी वगैरह हम लोग करा के देख सकते हैं, या फिर जो भी तो ठीक है। तो उसके बाद हम लोग कोलोनोस्कोपी भी इसमें हम लोग करा के देख सकते हैं पेशेंट में, ठीक है। उसके बाद नॉर्मली तो हम लोग अपने को क्लिनिकल फीचर वगैरह से पता चल जाता है, नहीं तो कराना है तो हम लोग ये भी हम लोग करा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद गाइस जो है ट्रीटमेंट, अब ट्रीटमेंट हम लोग इसमें केरेटोलाइटिक एजेंट देते हैं। तो जो स्मॉल रेज्ड बम्प ऑन द स्किन था ना, जो कि वैसे हाइपरकेरोटोसिस होता है बेसिकली टाइप का, तो केरेटोलाइटिक एजेंट देते हैं। 10 to 10% यूरिया या फिर सैलिसिलिक एसिड दे सकते हैं। और प्लस ओरल विटामिन ए देते हैं 50,000 इंटरनेशनल यूनिट
विटामिन ए ओरल देते हैं डेली फॉर 2 to 3 मंथ, ठीक है गाइस। तो ये होता है प्रिनोडर्मा का ट्रीटमेंट। अब उसके बाद गाइस नेक्स्ट डिजीज़ हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट डिजीज़ हम लोग गाइस क्या होता है, पेलेग्रा। तो जो पेलेग्रा होता है अपने को पता है निकोटिनिक एसिड के डिफिशिएंसी होता है, दैट इज विटामिन B6 डिफिशिएंसी की वजह से होता है ये गाइस। अगर किसी को, मैंने बताया अभी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग जो होती है इसका क्या होता है, आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड, जस्ट अ सेकेंड सॉरी, आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड, या फिर कोई GID डिजीज़ है, मॉल ऑब्जॉर्प्शन है, तो उसमें की विटामिन B6 की डिफिशिएंसी क्या होती है, डिक्रीज हो सकती है, ठीक है। उसके बाद गाइस क्लिनिकल फीचर में इसमें सबसे पहले जो अभी किसी में विटामिन B6 की डिफिशिएंसी होती है ना, तो उस सन से उसका स्किन सेंसिटिव होता है। तो अगर उस सनलाइट में जाएगा ना, तो जो पार्ट उसका स्किन का एक्सपोज होगा सनलाइट में, वहाँ पे क्या होगा, स्किन रिएक्शन मिलेंगे, सनलाइट रिएक्शन मिलेगा, तो एरिथेमेटस मैक्यूल मिलता है जो कि कवर्ड होता है विथ डार्क ब्राउन स्केल से। उसके बाद क्या है, यहाँ पे 4D अपने को मिलता है, डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस एंड डेथ। तो ये 4D याद रखना, डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस एंड डेथ। और यहाँ पे पेरीफेरल न्यूराइटिस भी मिलता है गाइस, मतलब टिंगलिंग, नमनेस। एक पेरीफेरल मतलब हाथ पैर में, क्यों, क्योंकि गाइस क्या होता है ना, जो विटामिन B6 होता है, विटामिन B12 वगैरह होते हैं ना, ये क्या करता है, नर्व शीथ को बनाता है, जो माइलिन शीथ है ना, उसके फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो नहीं रहता तो इसका फॉर्मेशन अच्छे से नहीं होता, तो नर्व जो होती है इरिटेट होती है, तो उसमें टिंगलिंग, नमनेस वगैरह मिलता है अपने को। उसके बाद गाइस अभी ट्रीटमेंट में यहाँ पे निकोटिनिक एसिड हम लोग देते हैं 200 mg थ्राइस अ डे, डेली हम लोग देते हैं। और एक क्लियर लीजन को क्लियर कर देता है, 7 से 10 दिन में लीजन को क्लियर कर देता है। उसके बाद गाइस अपने को अगर पता है विटामिन B6 की डिफिशिएंसी है, ठीक है, तो उसके बाद हम लोग उसमें सन स्क्रीन यूज करेंगे। अगर हम लोग सनलाइट से एक्सपोज होने वाले तो उस एरिया में जो एरिया अपना एक्सपोज है वहाँ पे सन स्क्रीन का यूज करेंगे, ठीक है। और स्किन, अगर अपने को ज़्यादा स्किन को प्रोटेक्ट करना है बाय द सनलाइट, और मतलब बेवजह का भी हम लोग को सनलाइट में नहीं निकलने का है, ठीक है। उसके बाद गाइस हम लोग दूसरा देख रहे हैं डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 डिजीज़, ठीक है, तो राइबोफ्लेविन इसको बोलते हैं। तो बेसिकली अगर एक्यूट इलनेस होता है ना, जैसे किसी को नौजिया हो गया, वोमिटिंग हो गया, या तो किसी को अमीबिक डिसेंट्री है, तो इसमें क्या होता है, विटामिन B12 क्या होता है, बेसिकली लॉस होता है, वोमिटिंग से लॉस होता है। तो हो सकता है कोई GID मैनिफेस्टेशन रहेगा तो वोमिटिंग से लॉस करा देगा, है ना। फिर एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस वगैरह होता है तो ये लॉस करा सकता है। अमीबिक डिसेंट्री है तो वहाँ से डिसेंट्री के थ्रू विटामिन B12 का लॉस होता है, उसकी वजह से एब्जॉर्प्शन भी GID इतनी ज़्यादा इन्फ्लामेशन हो जाता है, इतनी ज़्यादा उसमें GID ख़राब हो जाती है कि वहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी डिक्रीज हो जाता है इस सब की वजह से, और उसके बाद निकल भी रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से गाइस क्या होता है कि बेसिकली इसकी वजह से क्या होता है कि इसमें एक्यूट इलनेस में ये विटामिन B12 का डिफिशिएंसी हो सकता है। और क्रोनिक इलनेस में गाइस जैसे किसी को सिरोसिस ऑफ द लीवर है, ठीक है, उसमें भी ये देखने को मिल सकता है क्रोनिक इलनेस में। और किसी को बाईपास GID बाईपास सर्जरी की गई है ना, तो उसमें भी क्या होता है, GI बाईपास सर्जरी हम लोग किस में कराते हैं, जिसमें बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स क्या होता है, ठीक है। तो इसमें, ठीक है, तो BMI जब हम लोग किसी कराते हैं, मतलब यहाँ पे बॉडी मास इंडेक्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी मास इंडेक्स। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, हम लोग मास देखते हैं, पर्सन का मास देखते हैं कि उसका मास कितना है, ठीक है। अब वेट और मास में क्या फ़र्क होता है, जो पूरा बॉडी है, हम लोग उसको अगर हम लोग वो करते हैं ना, उसका पूरा निकालते हैं तो वो होता है वेट। और बॉडी के अंदर के कंटेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मास। तो बस हम लोग पर्सन के मास देखते हैं यहाँ पे, इसी को हम लोग बोलते हैं BMI। तो BMI गाइस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, BMI क्या होता है फॉर्मूला, kg मतलब पर्सन का वेट, ठीक है, पर्सन का वेट अपॉन हाइट मीटर में, और उसका स्क्वायर कर देने का है। तो अगर वो 18 से 25 के बीच में आ रहा है, मतलब नॉर्मल है। अगर वो 25 से ज़्यादा हो रहा है ना गाइस, तो उसका वेट क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, वेट क्या है, ज़्यादा है। अगर यही 30-35 से ज़्यादा हो जाता है ना, तो डॉक्टर उसको एडवाइस करता है कि मतलब वो सर्जरी करा देने के लिए, ठीक है, उस सर्जरी कराने के लिए GI बाईपास सर्जरी कराने के लिए उसको बोलता है। तो इसमें होता क्या है, GI बाईपास सर्जरी में गाइस सपोज स्टमक है, ठीक है, और उसके बाद ये अपनी क्या होती है, इंटेस्टाइन वगैरह होती है ना, इंटेस्टाइन होती है। तो हम लोग यहाँ पे स्टमक में यहाँ पे कट लगा के स्टमक को छोटा करते हैं, और यहाँ पे GIT में कट लगाते हैं, और GIT को यहाँ पे सीधा करेक्ट कर देते हैं। इससे क्या होगा, इंटेस्टाइन की लेंथनिंग हम लोग स्मॉल कर देते हैं, और जो स्टमक जो है उसको हम लोग छोटा कर देते हैं। इसकी वजह से एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा गाइस ना, तो क्या होगा, कैलोरी क्या होगा, कम जाएगा, कैलोरी कम जाएगा बॉडी में, तो उसका वेट क्या है, रिड्यूस हो जाएगा। पर इस केस में गाइस क्या होता है ना, इस केस में न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाता है पेशेंट में, तो इसकी वजह से विटामिन B12 की डिफिशियंसी भी देखने को मिलती है। ये किसी की भी डिफिशियंसी गाइस करा सकता है GI बाईपास सर्जरी, है ना। उसके बाद गाइस क्लिनिकल फीचर यहाँ पे एंगुलर स्टोमेटाइटिस मेन होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे एंगुलर स्टोमेटाइटिस मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो एंगल ऑफ माउथ होता है बंदे का, वहाँ पे
क्रैक्स अपने को मिलते हैं, अल्सरेशन मिलेगा अपने को, ठीक है, इन्फ्लामेशन मिलेगा। और ट्रीटमेंट में गाइज हम लोग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स देते हैं, और वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो कि रीच है मेनली किसमें, विटामिन किस में रीच हो, बेसिकली वो विटामिन B2 में रीच हो, ठीक है, विटामिन B2 में रीच हो, ठीक है। तो ये हम लोग ने देख लिया। उसके बाद गाइज हम लोग थर्ड लास्ट टॉपिक अपना देखते हैं। लास्ट टॉपिक अपना है एक्रोडर्मेटाइटिस एंट्रोपैथिका। ये बेसिकली गाइज क्या होता है, ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन जिंक की कमी की वजह से होता है, ठीक है। तो इसमें जिंक की कमी की वजह से होता है। तो इसमें टाइप होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तो टाइप 1 क्या होता है, इनएबिलिटी टू एब्जॉर्ब जिंक फ्रॉम द जीआई ट्रैक्ट। मतलब मैं जिंक तो ले तो रहा हूँ, मतलब मुझे जिंक मिल रहा है, पर क्या हुआ, मेरी जीआई उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, मतलब इंटेस्टाइन वगैरह ना उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, ठीक है। अब एब्जॉर्ब नहीं करेगी तो जाएगा ही नहीं, एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो ब्लड में ही नहीं जाएगा, है ना, ठीक है। अब ब्लड में जाएगा ही नहीं, मतलब वो जो है एब्जॉर्प्शन उसका बेसिकली क्या हुआ है, कम हो गया है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन गाइस क्या होता है, जो भी मतलब बंदा कभी खाता है, खाना खाता है बंदा, तो वो यहाँ पे डाइजेस्ट होगी चीज़ें और वो ब्लड में जाता है, तो उसको हम लोग वही न्यूट्रिएंट, अब जो ब्लड में जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। पर यही यहाँ पे क्या हो जाता है, जिंक का एब्जॉर्प्शन यहाँ पे क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो इनएबिलिटी टू एब्जॉर्ब जिंक फ्रॉम द जीआई ट्रैक्ट पाला, इसको बोलते हैं टाइप 1। टाइप 2 गाइस क्या होता है, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ जिंक इन मदर मिल्क। तो बेसिकली क्या होता है, जो मम्मी होती है उसके मिल्क में ही अगर जिंक की कमी है ना, तो भी बच्चे में जिंक की कमी हो सकती है, ठीक है। तो ये दोनों तो बेसिकली ना बच्चे में दिखते हैं, ये मेनली दोनों ना बच्चे में दिखते हैं। टाइप 3 वाला ना गाइस एडल्ट में दिखता है। तो यहाँ पे जीआई बाईपास सर्जरी जो मैंने बताया ना, जीआईटी बाईपास सर्जरी, ये टाइप 3 में आ जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो है जिंक का एब्जॉर्प्शन कम हो जाना, दैट इज ए टाइप 3, ठीक है। तो टाइप 1 में गाइस क्या हुआ, हम लोग को जिंक मिल रहा है, पर हमारी जो जीआई ट्रैक है वो इनएबिलिटी टू एब्जॉर्ब जिंक, तो वो एब्जॉर्ब जिंक नहीं कर पा रही, जिंक को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। सेकेंड गाइस टाइप 2 क्या होता है, टाइप 2 क्या होता है, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ जिंक इन मदर मिल्क। मदर मिल्क में जो मम्मी दूध पिला रही है बच्चे को, उसमें ही जिंक की कमी है। टाइप 3 क्या है, एडल्ट में दिखता है। यहाँ पे जीआईटी बाईपास सर्जरी करी गई है, तो स्टमक छोटा है, इंटेस्टाइन की लेंथनिंग छोटी है, तो एब्जॉर्प्शन वहाँ पे अल्टीमेटली वहाँ पे एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब ट्रायड इसमें दिखता है अपने को गाइस ना, एक्रोडर्मेटाइटिस एंट्रोपैथिका में ट्रायड दिखता है। एक तो डायरिया, डायरिया के बाद गाइस यहाँ पे अपने को दिखता है डर्मेटाइटिस, ठीक है। तो अरिथमा वेसिकुलेशन वगैरह मिलेगा इसमें, और एलोपीसिया, ठीक है, ठीक है। ये 3 अपने हैं, डायरिया, दूसरी बात डर्मेटाइटिस एंड एलोपीसिया, मतलब हेयर लॉस। क्या था ये हेयर लॉस। और जिंक गाइस ना, तो हेयर लॉस हो सकता है। तो बेसिकली ये 3 यहाँ पे बेसिकली ट्रायड मिलते हैं। और ये गाइस जो डर्मेटाइटिस है मेनली अफेक्ट करता है नोज़, माउथ, एनल के ओपनिंग के पास को अफेक्ट करता है, और एक्रल एरिया को इन्वॉल्व करता है। एक्रल एरिया मतलब पेरीफेरल पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, पेरीफेरल पार्ट ऑफ बॉडी, जैसे हैंड हो गया गाइस, ठीक है, हैंड हो गया, फीट हो गया, तो जो बॉडी से दूर है ना, उस एरिया को हम लोग क्या होते हैं, एक्रल पार्ट ऑफ द बॉडी। इसमें गाइस ट्रीटमेंट में हम लोग क्या देते हैं, 2 mg पर kg के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, जिंक देते हैं ओरली फॉर 7 to 10 डे, और कंटिन्यू उसको हम लोग करते हैं फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टू प्रिवेंट द रिलेप्स, ठीक है। मतलब हम लोग उसको 7 से 10 दिन के लिए 2 mg पर kg के हिसाब से देते हैं। मतलब सपोज कोई 10 kg का बंदा है, 10 kg का बच्चा है, तो उसको हम लोग 20 mg सजेस्ट करेंगे, तो 20 mg देंगे, ओरली देंगे फॉर 7 डेज़, फॉर 7 to 10 डेज़, और हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे ताकि वो जो है दोबारा उसका रिलेप्स ना हो, ठीक है। तो रिलेप्स को प्रिवेंट करने के लिए, मतलब वो चीज़ फिर से ना हो, इसी के लिए हम लोग टैबलेट कंटिन्यू करेंगे थोड़े और दिन के लिए, जैसे 1 महीने के लिए कर दो, ठीक है, 20 दिन के लिए कर दो, तो उसको हम लोग थोड़ा सा प्रोलॉन्ग कंटिन्यू करेंगे। अब गाइस मैं आपको ना इमेजेस दिखाता हूँ। तो गाइस इसमें एक डिजीज़ रह गए थे स्कर्वी। तो स्कर्वी तो सबको पता है विटामिन सी की डिफिशियंसी की होता है। उसमें क्या क्या चीज़ें मिलती है, जैसे उसमें जो है ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन दिखेगा, बेसिकली गम ब्लीडिंग सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। और बोन पेन वगैरह भी होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे भी उसका रोल है, बोन में भी उसका रोल्स होता है ना, जबकि जैसे ठीक है, तो बोन पेन वगैरह भी मिलता है उसमें। उसके बाद मतलब बहुत सारी जॉइंट पेन वगैरह भी होता है, ठीक है। तो हम लोग कभी स्कर्वी देख लेंगे, तो वो उसमें हम लोग टैबलेट विटामिन सी देते हैं, 500 mg डेली देते हैं। मेनली सबसे पहले उसका यही क्लिनिकल फीचर्स होता है। और इम्यूनिटी में भी गाइस, यस, इम्यूनिटी में भी विटामिन सी रोल प्ले करता है ना, ठीक है। तो बेसिकली उसमें हम लोग 500 mg विटामिन सी हम लोग डेली देते हैं पेशेंट को। तो ये मतलब मैंने बता दिया ऊपर से, आप एक बार देख लेना। तो भाई ये होता है फ्रेनोडर्मा। तो देख सकते हो स्मॉल रेज्ड बम्प ऑन द स्किन है, स्मॉल रेज्ड बम्प ऑन द स्किन। इसको गाइस ट्रीट करने के लिए हम लोग केराटोलाइटिक एजेंट देते हैं। बेसिकली हाई टाइप का छोटा छोटा हाइपर केराटोसिस ही है ये। तो स्मॉल सॉलिड रेज्ड बम्प ऑन द स्किन, ठीक है। तो ये हम लोग इसको यूरिया या फिर सैलिसिलिक एसिड देके हम लोग इसको क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं,
तो ए देख सकते हो गाइस, इसे बटक पे अपने को दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद दूसरा मैं बताऊं तो दूसरा ए है। ये दूसरा कौन सा, दूसरा अपना दूसरा ए डिजीज़ है जो कि यहाँ पे कौन सा दिख रहा है, ये दिख रहा है पेलेग्रा। तो पेलेग्रा में डर्मेटाइटिस हो रखी है, तो ये क्या है, अरिथमेटस मैक्यूल है, ठीक है, विथ कवर होता है ब्राउन स्केलिंग से। तो ये क्या है, अरिथमेटस मैक्यूल है, मतलब फ्लैट सरफेस को बोलते हैं मैक्यूल, और ये रेड है, इसको बोलते हैं अरिथमेटस मैक्यूल। उसके बाद गाइस अभी बताता हूँ एंगुलर स्टोमेटाइटिस। तो एंगुलर स्टोमेटाइटिस यहाँ पे इन्फ्लामेशन होगा, अल्सरेशन होगा, क्रैक होगा एंगल ऑफ द माउथ पे, तो इसको बोलते हैं एंगुलर स्टोमेटाइटिस, ठीक है गाइस। उसके बाद इसका भी तो सबको पता ही है, ठीक है। उसके बाद गाइस आगे बताता हूँ मैं, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। उसके बाद ये देख सकते हो यहाँ पे बटक पे डर्मेटाइटिस हो रखी है, बटक पे डर्मेटाइटिस हो सकती है ना, एनल ओपनिंग के पास में डर्मेटाइटिस हो सकती है, और ये बेसिकली एक्रल एरिया को इन्वॉल्व करता है बेसिकली। और यहाँ पे ट्रायड मिलता है जो कि एक्रोडर्मेटाइटिस एंट्रोपैथिका में कौन सा, डायरिया, डिमेंशिया एंड एलोपेशिया। तो ये गाइस हो गया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द गाइस न्यूट्रिशनल स्किन डिजीजेस। तो गाइस हो सकता है आपको होप आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अदर टॉपिक के साथ में, दूसरे टॉपिक के साथ में। तो थैंक यू सो मच।